चलिए 11 सितंबर के यहाँ पे करंट अफेयर देख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में। इस पीडीएफ के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। ठीक, वहाँ पे आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल एकदम फ्री है। ठीक, इसमें कोई भी आपको पैसा नहीं लगने वाला है, और पैसे जहाँ लगेंगे वो है पेड ग्रुप्स, जो कि हमारी आजीविका है और आपके लिए क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी गाइडेंस, मेंटोरशिप है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए हम लोग जो है टोटल 2023 का जो है प्रीलिम्स का मेंस का जो है पेड ग्रुप चला रहे हैं। 9650347272 पे हमसे बात कर सकते हैं। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और 10 स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। वो हैं ये सारे, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए, पहला जो है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। ठीक, तो प्रेसिडेंट जी ने जो है इसको वर्चुअली लॉन्च किया है, टीबी मुक्त भारत। ठीक, वैसे तो एसडीजी गोल के अंतर्गत ये कहा गया है कि 2030 तक सभी देशों को टीबी को एलिमिनेट करना है, लेकिन भारत में जो है ये टारगेट रखा गया है 2025 तक। ठीक, 5 साल पहले हमें टीबी को एलिमिनेट करना है। पूरी दुनिया में अगर आप देखो तो भारत की जो जनसंख्या है वो करीबन 20% है। ठीक, पूरी दुनिया के कंपेरिजन में अगर दुनिया में 100 लोग हैं तो 20 लोग जो है भारत में। ठीक, वहीं अगर टीबी के केसेस देखो पूरी दुनिया में तो जो है इंडिया में करीबन 25% केसेस तो अकेले इंडिया में ही होते हैं। ठीक, और टीबी होता किससे है? एक बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसकी वजह से टीबी होता है। ठीक, तो ये कुछ आंकड़े हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और टीबी को ख़त्म करना है 2025 तक का टारगेट है। अगला टॉपिक है, जैसे कि फेडरलिज्म में आपने कई बार सुना होगा कि जो है सेंटर होता है और स्टेट होता है। कई मामलों में सेंटर जो है ऊपर रहता है स्टेट से, कई मामलों में स्टेट जो है सेंटर के बराबर रहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, और कई बार आपने सुना होगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि सहकारी, सब लोग से जो है बातचीत करके कंसेंसस बना के जो है फेडरलिज्म को, कभी स्टेट को ये नहीं लगना चाहिए कि सेंटर जो है दादागिरी कर रहा है। ठीक, तो फेडरलिज्म ये मतलब ऐसा है कि बिना स्टेट्स के तो कुछ कर भी नहीं सकता सेंटर, बात ये है। लेकिन सेंटर के पास में हमें संविधान और कई सारी ऐसी ताकतें हैं जो स्टेट को जो है कंट्रोल में भी रखती हैं। ठीक, और खुद जो है बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोल ले लेती है सेंटर। जैसे इमरजेंसी के टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लग जाए 352 के अंतर्गत, वो कई सारे केसेस हैं। ठीक, खैर यहाँ पर हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि फेडरलिज्म में हमें सेंटर को, स्टेट्स को जोड़ना है, तो एक तरीका साइंस भी हो सकता है। ठीक, तो वहीं एक चीज़ यहाँ पर दिखलाई गई है। मोदी जी ने 10 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सेंटर और स्टेट के बीच में साइंस कॉन्क्लेव को जो है लॉन्च किया। ठीक, इनॉग्रेट किया, और ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है स्मार्ट सिटी, साइंस सिटी अहमदाबाद में 10-11 सितंबर को ये हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है दोनों के बीच में सहयोग बना रहे, कोलैबोरेशन बना रहे, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़े, सहकारी संघवाद जो है बढ़े। ठीक, इसके लिए साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को जो है, इकोसिस्टम जो है उसको बढ़ावा देने की बात हो रही है। इसमें कई सारे थीम पे बात होगी, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन विजन 2047 पे क्या है। ठीक, इस प्रकार से फ्यूचर ग्रोथ पाथवे और विजन एसटीआई का स्टेट्स में, हेल्थ और डिजिटल हेल्थ केयर के बारे में, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए आरएनडी में 2030 तक, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन किस प्रकार से होने, तो इन सब थीम पर बात होगी आपका इस सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव में। ठीक, गुजरात के सीएम, एनजीओ, यूनियन टेरिटरी के लीडर, ये सब लोग इसमें शिरकत करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है पीएलआई स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में दुनिया में, देखो पहली चीज़ तो ऐसे समझो, मैन्युफैक्चरिंग के को बढ़ावा देना चाहिए इंडिया को, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद सीधे जो हम लोग कूद गए वो सर्विस सेक्टर पे कूद गए। ठीक, बीच में कई सारे लोग जो है बेरोजगार इसलिए रह गए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, एक तरीके से सेकेंडरी सेक्टर, बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं किया गया। तो अब इधर जो है बहुत सारा एक फोकस लगा हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाया जाए, यहाँ पे रोज़गार बढ़ाया जाए, और ये हमें ना सिर्फ भारत में ही उपभोग, कंजम्पशन कराने के लिए में मदद करेगा अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के अंतर्गत हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। ठीक, तो उसी के लिए मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने के लिए मेक इन इंडिया बनाया गया। ठीक, मेक इन इंडिया में यही था कि भारत की कंपनियां आए, भारत में बनाएं, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करें। ठीक, तो उसमें एक बहुत बड़ा ये था कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का जो है भारत को हब बनना है। ठीक, और उसमें जो है
2025 तक हमें कई पूरी दुनिया का जो है जो भी एक्सपोर्ट होता है उसमें एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ से होना चाहिए। ठीक, तो इसी के लिए फिर मेक इन इंडिया या फिर इस इलेक्ट्रॉनिक्स के संबंध में और भी जगहों पे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए काम किया गया। फिर आया मार्च 2020 में हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव वाली स्कीम चालू करी। मतलब इसमें ये था कि कोई कंपनी है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बात हो रही है, PLI स्कीम फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें पहली बात तो ये है कि जो हमारे नीति आयोग के नए CEO बने हैं परमेश्वरम अय्यर, उन्होंने अप्रूव कर दी है कि वो प्रोत्साहन वाला जो डिस्बर्समेंट है कुछ पैसों से मिलेंगे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को। ठीक है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को अंडर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक, तो यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक्ड क्या है कि कोई मान लीजिए मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, उसने अपना इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्शन को बढ़ाया है, साथ ही साथ उनको सेल भी होना ज़रूरी है। सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, सेल भी हुई है। तो इसके लिए जो है भारत सरकार क्या करेगी PLI स्कीम के अंतर्गत कि उनको प्रोत्साहन देगी, कुछ वित्तीय जो है और मदद देगी ताकि वो इसको और बढ़ा सकें। मतलब अच्छा करोगे तो और आपके लिए जो है अच्छा करना चाहेगी गवर्नमेंट। ठीक, तो यहाँ पर जो अच्छा कर रहा है उसका हाथ पकड़ने की बात की जा रही है। तो वैसे यहाँ पर जो है एक इंसेंटिव की बात करी गई। अब ये लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। ठीक, लार्ज स्केल जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन आता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेसिफाइड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आता है, तो मोबाइल फ़ोन में अभी प्रोत्साहन के लिए वाले पैसे डाले गए हैं और मार्च 2020 से इसको चालू किया गया था। लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग PLI स्कीम 38,000 के करीबन जो है इसमें पैसा लगाया गया है। ठीक, पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड जो है ये डोमेस्टिक कंपनी है। इसको ये पहला बेनिफिशियरी है जिसको कि एम्पावर्ड कमिटी जो है उसने इंसेंटिव दिया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट और सेल्स फिगर को बढ़ाने के लिए। ठीक, मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें आपको इसमें समझ में आ गई होगी। हिस्ट्री से थोड़ा समझा के मतलब जब से स्टार्ट हुआ है पूरा बैकग्राउंड बताने की कोशिश करिए। अगला टॉपिक है एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ ब्रोकन राइस। ठीक, टूटे हुए चावल जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर जो पोल्ट्री मुर्गी पालन, ठीक है, और जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए किए जाते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं या फिर जो कैटल है उनको फीड करने के लिए दिया जाता है, मुर्गी पालन के लिए दिया जाता है। साथ ही साथ इससे एथनॉल भी बनाया जाता है। एथनॉल ब्लेंडिंग करी जाती है फिर पेट्रोल से, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है और साथ ही साथ हमारे फॉरेक्स व्यवस्था है, क्योंकि हमें ज़्यादातर जो क्रूड ऑयल है वो इम्पोर्ट करना पड़ता है 80% करीबन। तो इसलिए यहाँ पर भारत सरकार ने कहा है कि जो ब्रोकन राइस वाली जो एक्सपोर्ट हम करते हैं उसको अमेंड करके एक्सपोर्ट पे थोड़ा सा जो है अंकुश लगाया है। और इसका रीज़न ये दिया है कि हम भारत में मुर्गी पालन और इन सब के लिए जो ये ब्रोकन राइस है इसको मुहैया इसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करना चाहते हैं। साथ ही साथ एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के लिए भी हम इसको रोकना चाहते हैं। ठीक, टूटा हुआ चावल की बात है। इसको क्या बोलते हैं? इसको कुक्कुट उद्योग। कुक्कुट उद्योग जो है आपका वो डोमेस्टिक पोल्ट्री हुआ, मुर्गी पालन वाले कुक्कुट बोलते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है प्राइवेट सेक्टर एंड रेलवेज़। अब रेलवेज़ में आप ये देखो, पहले हम लोगों ने कल पढ़ा भी था कि जो ज़मीनें हैं उसको कार्गो वार्गो के लिए यूज़ किया जाएगा। अभी देखो रेलवेज़ में क्या है कि जो ये पहिए देखते हो ना आप, जो ये पहिए लगे हुए, इनको जो है प्राइवेट एक जो प्लेयर्स हैं बनाने का जिम्मा देने वाली है इंडियन रेलवेज़। टेंडर इसके लिए निकाल रही है कि हाई स्पीड व्हील प्लांट बनाए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत। ये जो पहिए हैं हाई स्पीड रेलवेज़ के लिए व्हील बनाओ। 80,000 व्हील जो है पर ईयर जो है खरीदेगी रेलवे, और इसमें करीबन 600 करोड़ रुपया लगेगा। और मैन्युफैक्चरिंग जो है सिर्फ भारत में ही होगी इसकी। एक बार जब हम खरीद चुके होंगे हमारी कैपेसिटी के अनुसार जो है हमें मिल जाएंगे व्हील, तो उसके बाद अगले 18 महीनों में हमारा जब स्टैंडर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हील्स पूरा हो जाएगा तब हम यूरोपियन देशों में मोस्टली एक्सपोर्ट भी करेंगे इन पहियों को। भारत में अगर देखा जाए तो ये वंदे भारत एक ट्रेन है, ठीक, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट कर ली गई है और ये एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर में इसको चालू कर दिया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन बुलेट ट्रेन से अगर कंपेयर करें तो बुलेट ट्रेन 55 सेकेंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। वहीं वंदे भारत जो है 52 सेकेंड, सॉरी आपका जो बुलेट ट्रेन है वो 49 सेकेंड्स में पार कर लेती है। ये 0 से 100 किलोमीटर आ जाती है, वहीं वंदे भारत 52 सेकेंड लेती है।
तो इतना सा थोड़ा सा 3 सेकंड का बस डिफरेंस है। अगला टॉपिक है नीरज चोपड़ा जी से संबंधित। ये भाई साहब बंदा बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा जो है एथलीट है। इसने फिर से भारत का नाम, भारत तिरंगा को ऊंचा किया है। डायमंड लीग एक ट्रॉफी होती है, उसमें कभी भी कोई भी भारतीय जीता नहीं था आज तक, और इन्होंने जीता है और वो भी गोल्ड जीता है। ठीक, लगातार जो है ये एक से एक कीर्तिमान जो है अपने नाम करते हैं। सिर्फ 24 वर्ष के हैं और इन्होंने अभी जो है डायमंड लीग भी जीती है। और सेकंड आए थे चेक रिपब्लिक के जाकोब वेल्ज, पता नहीं कुछ नाम है, और जर्मनी के जूलियन वेबर। ठीक, इन्होंने ओलंपिक गोल्ड जीता 2021 में, एशियन गोल्ड जीता 2018, कॉमनवेल्थ गोल्ड जीता 2018, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप सिल्वर जीती 2022। ठीक है, और तब इन्होंने कहा भी था कि देखिए ऐसा है कि हर बार गोल्ड नहीं आ सकता, लेकिन देखो फिर भी ला रहे हैं। ऐसा तो है ना कि हिम्मत हार गए। ठीक, एक देखो आदत बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके अंदर हारने की आदत ना, तो आप हारते चले जाओगे जब तक आपको कोई जाके जो है झकझोर के आपको उठा ना दे। अगर आपको जीतने की आदत है ना, तो आप जीतते चले जाओगे। ये होता है, एक विनिंग स्ट्रीक चलती है। खैर, भगवान बनने की जरूरत नहीं है, जहाँ भगवान बनोगे वहीं फिर हारने लगोगे। तो ये भी एक है, अपने आप को ग्राउंड पे रखना जरूरी है। वर्ल्ड डेयरी समिट 12 सितंबर को नोएडा में आयोजित की जाएगी। ठीक है, 12 सितंबर को नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट आयोजित की जाएगी। 48 साल के बाद ये भारत में हो रही है। 1500 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट है। CEO, एम्प्लॉय, डेयरी प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण वाली कंपनियों का, डेयरी फार्मर, ये सब लोग इसमें आएंगे। फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन भारत में किसको कहते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को बोलते हैं। और जो है अभी ये भी बताया मोदी जी ने इस उपलक्ष्य पे कि दुनिया में जो है 21% जो टोटल ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन होता है वो तो भारत से होता है। भारत जो है दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, जो मिल्क है ना, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो उतनी नहीं है। ये चीज़ समझने वाली है। हम सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन जो दूध की क्वालिटी है न्यूट्रिशन वाइज अगर देखें तो वो उतनी अच्छी नहीं जितनी होती है यूरोपियन देश और न्यूजीलैंड और इधर की तरफ के जो है दूध की। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे नेशनल NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को बनाया गया था 1965 में गुजरात में, और वर्गीस कुरियन जी जो थे इसके पहले चेयरमैन थे। ऑपरेशन फ्लड जो चलाया गया था, ठीक, एक तो वाइट रेवोल्यूशन तो अलग चीज़ है, ऑपरेशन फ्लड हमने चलाया गया था क्योंकि आनंद पैटर्न पे डेयरी कोऑपरेटिव जो चलाए गए थे, डेयरी कोऑपरेटिव सहकारिता, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए थे। तो ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत आनंद मॉडल को बाकी जगहों में भारत के जो है हमें इम्प्लीमेंट करना था, उसको ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक, डेयरी मिल्क कंजम्पशन अगर देखा जाए भारत में, डिमांड अगर एक तरीके समझो तो 1970 में 107 ग्राम पर पर्सन थी, लेकिन अब जो है 427 ग्राम पर पर्सन होगी 2020-21 में। इसके कई सारे कारण हैं। लोग को न्यूट्रिशनल वैल्यू की पता चल रही, लोग की इनकम बढ़ी है। ठीक, तो ये भी एक चीज़ है। और भाई कोऑपरेटिव्स भी हमारे सक्सेसफुल हुए, जो है सप्लाई भी आ रही है। ठीक, अगला टॉपिक है इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज। बहुत ज़्यादा घबराओ नहीं इस नाम से। ठीक, एक चीज़ आपको समझना जरूरी है कि वाटर से संबंधित कुछ बात है और स्टार्टअप से संबंधित कुछ बात है। तो इसको करा कौन रहा है? महुआ करा रहा है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है ये वाला चैलेंज करा रहा है। चैलेंज किस बात का है कि भैया स्टार्टअप चलाने वाले आओ, आइडिया निकालो, इनोवेटिव आइडिया, क्रिएटिव आइडिया, ठीक, वाटर से संबंधित कि अर्बन एरियाज़ में, ठीक, आपका वाटर जो है कंजर्व हो सके, संरक्षित हो सके और हम उसका एक बेहतर उपयोग कर पाएँ। इसके लिए आओ स्टार्टअप जो है चलाओ। ठीक, अमृत एक स्कीम है जिसमें अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि अर्बन एरिया, शहरी जो एरियाज़ हैं उनकी जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं उनको और अच्छा करना होता है, संरक्षित करना होता है, उसका संरक्षण भी करना होता है। ठीक है, तो उसी के लिए चैलेंज रखा गया था। दैट्स इट। और अभी जो हरदीप सिंह पुरी जी हैं उन्होंने रिजल्ट इसके अनाउंस किए हैं। ठीक, इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल, दैट्स इट, नथिंग एल्स टू बी रेड इन दिस। अगला टॉपिक है कॉमनवेल्थ। ठीक है, एलिजाबेथ II जी का जो है निधन हो गया, आपको सबको पता है। और जो है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के लिए बड़ी एक जो है दुखद घटना है, मतलब मोर इम्पॉर्टेंटली 14 कंट्री आज भी ऐसे हैं जो अपने हेड ऑफ स्टेट जो है एक मोनार्क को रखते हैं। जैसे भारत क्या है, भारत एक रिपब्लिक है,
भारत का हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो जो है चयनित होके आता है। ठीक, भले ही भारत में जैसे प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट अब बोलते हैं, वो चयनित जो है डायरेक्टली होके नहीं आते, लेकिन इनडायरेक्टली होके आते हैं। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है, मोनार्की में क्या होता है कि जो एक परिवार है उसी के लोग जो है एल्डर वाइज वो लोग बनते रहते हैं। जैसे एलिजाबेथ टू जी के जो एल्डेस्ट सन है, ठीक, प्रिंस जो थे पहले चार्ल्स 3, अब वहीं किंग बनेंगे। ठीक, तो ये मोनार्की में होता है। लेकिन रिपब्लिक में, रिपब्लिक और डेमोक्रेसी को कंफ्यूज मत करना। डेमोक्रेसी मतलब लोगों का राज। ठीक, रिपब्लिक मतलब ये है कि हेड ऑफ स्टेट जो है वो उनको चुना गया है। ठीक, वो चुने जाते हैं या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो ये चीज़ कंफ्यूजन कई लोग को होता है कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक को एक मान लेते हैं, ऐसा नहीं होता। खैर, तो यहाँ पर कॉमनवेल्थ जो है ब्रिटिश का, उसमें 14 कंट्री आज भी ऐसे हैं जो अपने हेड ऑफ स्टेट एक मोनार्क को मानते हैं। ठीक, तो उसके बारे में यहाँ पे इस वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस या फिर सिर्फ कॉमनवेल्थ समझे तो इसमें 56 मेंबर हैं। ठीक है, एक यूके खुद भी मेंबर है। अब इसमें ज़्यादातर जो कंट्री हैं वो एशिया, अफ्रीका, अमेरिकाज और पैसिफिक में। 3 यूरोपियन नेशन है, सिर्फ 3, साइप्रस, माल्टा, अब ये दो तो मेडिटेरेनियन सी में, और यूके इटसेल्फ। बीच में अगर आप देखो तो पूरा यूरोप में और कोई नहीं है इसमें कॉमनवेल्थ में। ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं आप सबको पता है कि ये जो है ब्रिटिश की जो है कॉलोनियाँ रही हैं उपनिवेशिक जो है काल में। ठीक, 56 कंट्रीज़ में जो है यूके भी है, और अलॉन्ग विद द यूके इसको सबको कॉमनवेल्थ रेल्म बोला जाता है, क्षेत्र बोला जाता है। ठीक, 14 ऐसी कौन सी कंट्री जहाँ पे अभी मोनार्क हैं, एंटीगुआ एंड बारबोटा, ठीक, वेस्ट इंडीज़ में, ऑस्ट्रेलिया भी है, बहामास आपका वहीं, बेलाइज आपका, कनाडा, ग्रेनाडा, सब ये सब जो है ज़्यादातर पैसिफिक, वेस्ट इंडीज़ इधर वाले, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आज भी मोनार्की सिस्टम को ही लागू करते हैं, फॉलो करते हैं। ब्रिटिश मोनार्क जो कि अब किंग चार्ल्स 3 हो गए हैं, एल्डेस्ट सन है, जैसे मैंने आपको बताया, एक देश एक परिवार का ही वो चलता रहता है सिस्टम। और इसमें 41 मेंबर और ऐसे हैं, 41 मेंबर बचे ना 56 में से। एक तो यूके हो गया, उसके अलावा 14, यूके तो मोनार्की फॉलो कर ही रहा है, 14 और हमने ऊपर बता दिए, तो कितने बचे आपके 41 में से 36 तो रिपब्लिक हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और बचे 5 ऐसे हैं कंट्रीज़ कॉमनवेल्थ नेशंस के अंदर भी जो अपने मोनार्क रखते हैं। ठीक, वो जो है एलिजाबेथ या फिर किंग चार्ल्स को अपना मोनार्क नहीं मानते। ठीक, ऊपर 14 कंट्री वो मोनार्क जो है इन्हीं को मानते हैं कि आपके जो किंग चार्ल्स 3 हो जाएंगे अब, तो वो उनको मान लेंगे। लेकिन 5 ऐसे भी, ब्रुनेई दारुसलाम, लेसोथो, मलेशिया, इस्वातिनी और टोंगा, ये इनके अपने खुद के मोनार्क हैं। अगला टॉपिक है साइबॉर्ग कॉकरोचेस। देखो, साइबॉर्ग अगर आए ना तो यानी कि कुछ मिक्स वाला सिस्टम है, साइबर भी है और जो है कुछ ओरिजिनल चीज़ भी है, बायोलॉजी वाली कोई चीज़ भी है। तो यहाँ पर कॉकरोचेस की बात हो रही है, साइबॉर्ग। ठीक, साइबॉर्ग आपने कही ह्यूमन साइबॉर्ग। ह्यूमन साइबॉर्ग में क्या हो जाएगा कि भैया ह्यूमन का शरीर है और कुछ चीज़ें जो है साइबर वाली, डिजिटल वाली चीज़ें भी उसमें जुड़ी हुई हैं। ठीक, तो मान लीजिए हाथ जो है वो डिजिटल है या जो भी इस तरीके का, तो उसको साइबॉर्ग बोलते हैं। उसी प्रकार से कॉकरोचेस की बात हो रही है, तो ये कॉकरोचेस जिंदा तो है, ठीक, लेकिन इस पर जो है कुछ ट्रांजिस्टर, कुछ जो है डिजिटली इसको जो है उपयोग करके इसके डायरेक्शन को रिमोटली कंट्रोल करके तो साइबॉर्ग कॉकरोचेस बनाए हैं जापान के राइकन ने, क्लस्टर फॉर पायनियरिंग रिसर्च ने। ठीक, और उन्होंने कहा है इसका उपयोग जो है, इस कीड़े का उपयोग जो है काफ़ी, मतलब ये पार्ट इंसेक्ट है और पार्ट मशीन भी है, थोड़ा थोड़ा जो मशीन है, थोड़ा थोड़ा इंसेक्ट है, दोनों मिला जुला है। और इसका काम जो जाता है सर्च एंड रेस्क्यू, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग और ऐसी एरियाज़ जहाँ पर आपका डेंजर है, ह्यूमन नहीं जा सकते, जैसे न्यूक्लियर एडिशन मान लीजिए कहीं फैल गया तो ह्यूमन को थोड़ा ना भेज देंगे, तो वहाँ पे इसको भेजना है, कॉकरोच को। ठीक, तो ये वाली चीज़ें इसमें बताई गई हैं। मेडागास्कर कॉकरोच का उपयोग किया गया, जो कि लार्जेस्ट स्पेशीज़ होते हैं कॉकरोचेस के पूरी दुनिया में, करीबन 6 सेंटीमीटर तक इनकी लेंथ हो जाती है। ठीक है, तो इनका उपयोग किया गया है। ठीक, चलिए एमसीक्यू देख लेते हैं। एमसीक्यू की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मतलब मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने देख रखा है। ठीक, पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्यूबरक्लोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज ए ग्राम नेगेटिव नॉन मोटाइल एसिड फास्ट बैसिली। क्या ये सही है कि नहीं सही है? अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि यार ये बैक्टीरियम तक ही पूछ लेते तो अच्छा था, लेकिन इतना क्यों पूछ लिया? देखिए, मैं नहीं पूछ रहा, ऐसे यूपीएससी करता है, तो अगर वो करता है तो हम भी करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग की उस लेवल की तैयारी हो सके
जहाँ पे वो आपको डिगा ना पाए, डम डिगा ना हो जाए आपका मामला। देखिए पहली बात तो ये है कि ये ग्राम नेगेटिव नहीं होगा, ग्राम पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा ये है कि भारत ने अपना टारगेट क्या टीबी को इरेडिकेट करने के लिए 2024 रखा है कि 2025 रखा है? 2025 रखा है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत। करेक्ट पूछा गया तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइबोर्ग कॉकरोचेस। जापान के एक ऐसी प्रणाली तैयार की जो साइबोर्ग तिलचट्टे या फिर कॉकरोच समझ लो बना सकती है, जो कि आंशिक कीट और भाग मशीन है। मतलब थोड़ा थोड़ा इंसेक्ट है, थोड़ा थोड़ा मशीन है। बिल्कुल क्या है ये? सही है, ठीक। मेडागास्कर कॉकरोच जो है इज द ओनली लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ कॉकरोचेस एंड आर ऑल्सो नोन फॉर मेकिंग हिसिंग साउंड व्हेन डिस्टर्ब। तो ये क्या सही है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, बोथ 1 और 2। तीसरा क्वेश्चन है वर्ल्ड डेयरी समिट के संबंध में गलत कथन का चयन करें। भारत दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। तो क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 नोएडा में आयोजित होगा। बिल्कुल सही है। तो दोनों सही हैं, लेकिन गलत पूछा गया, तो आंसर डी फिर से हो जाएगा, ठीक, क्योंकि करेक्ट मतलब आपका गलत पूछा गया था और करेक्ट थे दोनों स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ये 2 बार क्वेश्चन आया है, 2014 में भी आया है, 2019-20 में भी आया है, या 21 में आया था शायद। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टिवेशन इन विच ऑल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग, ठीक है, एक बार सुखाओ एक बार गीला करो, एक बार सुखाओ एक बार गीला करो, ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस रिजल्टेड इन, इसकी वजह से क्या हुआ? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ये क्वेश्चन जब आया था मुझे याद है योजना से उठाया गया था। योजना कुरुक्षेत्र जल्द ही जो है मैं आप लोग को अपने चैनल के माध्यम से पढ़ाऊँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपको बस वहीं से समझ में आ जाएंगी, फिर आप एक बार रीडिंग कर लोगे तो और बढ़िया हो जाएगा। रिवीजन इज़ द की, ठीक। तो देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, अगर हम ये करेंगे SRI तो ऑल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग करेंगे राइस फील्ड की, तो क्या होगा? रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, सीड रिक्वायरमेंट की जो रिक्वायरमेंट है आवश्यकता कम हो जाएगी, एकदम सही। रिड्यूस मेथेन प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एकदम सही। रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, बिल्कुल सही, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। बिजली खपत कम हो जाएगी क्योंकि बार बार पानी सिंचाई वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लगातार जो होती है, ठीक। तो इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही होने की वजह से डी आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द प्रेस्टिजियस डायमंड लीग ट्रॉफी। एकदम इजी क्वेश्चन है, आंसर है क्या? नीरज चोपड़ा, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका मैपिंग से संबंधित, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग झेलम रिवर, ठीक। इट राइजेस फ्रॉम ए स्प्रिंग एट वेरीनाग सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द जास्कर रेंज। झेलम रिवर के संबंधित कुछ जो है यहाँ स्टेटमेंट दिए गए हैं। या जास्कर रेंज के तल पर स्थित वेरीनाग में एक झरने से उत्पन्न होती है, मतलब कहाँ से उद्गमित हो रही है उसके बारे में बुलाया रहा है। तो देखिए ये जास्कर नहीं है, पीर पंजाल है, पीर पंजाल है, इसलिए थोड़ा सा ये आपको मैपिंग रोज करनी पड़ेगी। पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा स्टेटमेंट है इट फ्लोज थ्रू वुलर लेक, भैया बिल्कुल सही बात है, जम्मू कश्मीर वैली में है ये, वुलर लेक के थ्रू जाता है, फ्लो होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, तो बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सारे देखें यहाँ पे आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, एकदम फ्री है, ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 53, 11 सितंबर GS पेपर 3 संबंधित है। इंडियन व्हाइट रेवोल्यूशन इज अ सक्सेस स्टोरी, डू यू एग्री? डिस्कस। भारतीय श्वेत क्रांति यानी कि सफ़ेद जो है क्रांति जो है एक सफलता की कहानी है, क्या आप सहमत हैं? चर्चा करें, ठीक। 150 शब्दों में 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, जरूर बताइए। चलिए मोटिवेशनल कोड की तरफ चलते हैं। मोटिवेशन से पहले आप लोग बता दें कि UPSC UPPCS के लिए 2023 का हमारा कंप्लीट पेड कोर्स प्रीलिम्स कम मेंस का चालू है। ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। इस पे जिस प्रकार का आपको जो है मेंटोरशिप और डेडिकेशन वाला जो है काउंसलिंग और जो है पर्सनल गाइडेंस मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा, ये जो है बिल्कुल 100% के साथ में कहा जा सकता है। आज का मोटिवेशनल कोट है वो ये है, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, कई लोगों के साथ में ये दिक्कत है, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहो तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे मातरम।